आप सभी का पुनः स्वागत है डॉक्टर द्विवेदी चैनल पे। आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करने वाले छात्रों के लिए 2005 के पीवाईक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन इंडिकेटेड। अंडरलाइन किया हुआ है, जो हाइड्रोजन को इन्होंने इंडिकेट किया है उन्हें हर ऑप्शन में अंडरलाइन करके दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। क्रम दिया हुआ है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब एसिडिटी का ऑर्डर बताना मतलब हाईएस्ट ऑर्डर वाले को हम आगे रखेंगे और लोएस्ट ऑर्डर वाले को हम बाद में रखेंगे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी की बात हो जाएगी। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 कंसेप्ट होना चाहिए। एक कंसेप्ट जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी से आती है। क्या कहती है कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी? कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा दैट वुड बी स्टेबल, वो अधिक स्टेबल होगा। एक बार फिर से समझते हैं, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है पहले उसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो कंजुगेट बेस को हमने चारों ऑप्शंस से लिए हैं। ऑप्शंस में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमें दिख रहा है उसको हमने सबसे पहले लिया है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, इसको लिया है, थर्ड इसकी है, फोर्थ इसकी है। पर सवाल उठता है कि क्या कंजुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी के इस समझ से कि कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे तो हम नहीं बना पाएंगे। इसमें एक मिक्स कंसेप्ट है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे ऑप्शंस में एक ग्रुप कॉमन है। वो ग्रुप कौन सा है? देखिए, वो ग्रुप है या तो CH3CO या तो है CH3COO। दिस ग्रुप इज कॉमन इन ऑल द ऑप्शंस। आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में CH3CO है, यहाँ पर CH3CO है, फिर यहाँ पर CH3COO है और यहाँ पर फिर से CH3CO है। ठीक है, तो CH3CO जो है इट हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी दैन CH3COO। CH3CO की इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल कैपेसिटी यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये भी रोल प्ले करेगा और इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस प्रभावित होगी। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करने पर सबसे ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी इसकी है। इसका मतलब इसका जो पेयर है यानी CH3CO CH2NO2 है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। ओके, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सेकंड होगा CH3CO CH2 CO CH3 यानी फोर्थ, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन शोन बिलो। दूसरा क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन शोन बिलो। मैं वो रिएक्शन बना देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। फॉर द, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन जब तक मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। फॉर द रिएक्शन शोन बिलो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ KCN इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। इसकी रिएक्शन है पोटेशियम साइनाइड के साथ और उनका कहना है कि इस रिएक्शन में अगर पोटेशियम साइनाइड का कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दिया जाए, इक्वस MEOH मिथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हो रही है। तो क्वेश्चन ये है कि फॉर दिस रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन शोन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ KCN
इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमने ये प्रोडक्ट बना लिया है, सॉरी Cn प्लस KCl। पहला ऑप्शन उन्होंने दिया है कि डबल हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 4 गुना बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। थर्ड ऑप्शन दिया है अनअफेक्टेड रहेगा, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज हाफ्ड। तो हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है इस रिएक्शन के लिए। शर्त क्या है कि इस रिएक्शन के लिए पोटेशियम साइनाइड जो रिएक्टेंट के साथ है उसका कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ा दिया गया है। अब इसे समझते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से देना चाहिए। हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन SN1 प्रकार की है या SN2 प्रकार की है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये SN1 पाथ को फॉलो कर रही है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो लिविंग ग्रुप है, इफ दिस इज लिविंग ग्रुप दैट इज Cl, क्योंकि Cl हटेगा और उसकी जगह साइनाइड आएगा, तो Cl को हम क्या कह सकते हैं? लिविंग ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? वो प्राइमरी कार्बन है, वो सेकेंडरी कार्बन है, या टर्शियरी कार्बन है? तो चूंकि लिविंग ग्रुप इज हैविंग अटैचमेंट विद द टर्शियरी कार्बन एटम, इसका मतलब होता है कि ये रिएक्शन SN1 टाइप का है। अब SN1 टाइप का रिएक्शन है तो उसका रेट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। SN1 टाइप का है अगर, तो SN1 में हमने क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। ठीक है, इसलिए जो रेट होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन। यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो पोटेशियम साइनाइड है, जो Cn माइनस आयन है, वो न्यूक्लियोफिलिक कंसंट्रेशन बढ़ जाए या घट जाए उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता है। तो जब पोटेशियम साइनाइड यानी न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर SN1 रिएक्शन जो यहाँ हो रही है वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो फिर क्यों रेट डबल होगा? क्यों रेट 4 गुना बढ़ेगा? क्यों रेट आधा हो जाएगा? रेट अनअफेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ वी आर टेकिंग फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन लिख लेते हैं। बेंजाइल क्लोराइड, आप नोट कर लीजिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। बेंजाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल, इज रिएक्टेड विथ डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से बेंजाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है, वो उन्होंने इसमें बताया है। अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। किस क्रम में अरेंज करना है? अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल दिए उन्होंने? पहले न्यूक्लियोफाइल्स जो बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट कर रहे हैं कौन कौन से हैं? एक है OH माइनस, दूसरा है CH3COO माइनस, तीसरा ऑप्शन दिया गया C6H5O माइनस, नेक्स्ट है CH3O माइनस। 4 ऑप्शन से दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है CH3O माइनस, OH माइनस, C6H5 को हम शॉर्ट में PHO माइनस लिख देते हैं, CH3COO माइनस। दूसरा ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्साइड, मिथॉक्साइड, फिनॉक्साइड, एसीटेट। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड, फिनॉक्साइड,
मिथॉक्साइड एंड देन एसीटेट। फोर्थ ऑप्शन है CH3COO माइनस एसीटेट, सेकेंड CH3O माइनस, थर्ड इज OH माइनस एंड एट लास्ट दिस इज PHO माइनस दैट इज फिनॉक्साइड। किस आधार पर हम इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लें कि बेंजोइल क्लोराइड का इन न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन कराया गया है। अब बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से न्यूक्लियोफाइल के साथ बेंजोइल क्लोराइड रहेगा। तो हाँ जी, जो फिनॉक्साइड और एसीटेट हैं उसमें ऑक्सीजन एटम पर जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डिलोकलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। किस किस में? फिनॉक्साइड में C6H5O में फिनॉक्साइड एंड CH3COO माइनस, इसमें भी कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें भी कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये दोनों जो न्यूक्लियोफाइल हैं इन पे जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, वो रेजोनेंस के कारण डिलोकलाइज होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों में सबसे ज़्यादा डिलोकलाइजेशन जो टर्मिनल ऑक्सीजन का है वो किस पे होगा? इस पे होगा, एसीटेट आयन पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है उसका डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो CH3COO माइनस हैज़ मोर डिलोकलाइजेशन एज कंपेयर टू द C6H5O माइनस। तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा क्योंकि ज़्यादा डिलोकलाइजेशन है, तो लेस न्यूक्लियोफिलिक हो गया, और ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। अब रह गई बात OH माइनस की और CH3O माइनस की, तो ऑब्वियसली OH जो है वो ज़्यादा अच्छे से रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, तो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑप्शन जो है B कैन बी गिवन अ राइट चॉइस, क्योंकि OH भी रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस भी फेवर करता है और OH के केस में इंडक्टिव इफेक्ट भी फेवर करता है। तो OH ईजिली नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है। तो OH माइनस इसके साथ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, फिर मेथॉक्साइड के साथ होगी, फिर फेनॉक्साइड के साथ होगी, और चूंकि ये ज़्यादा यहाँ पे डिलोकलाइजेशन है तो ये लेस न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, और इसलिए ये लास्ट में CH3COO माइनस को लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। द रेट ऑफ, क्वेश्चन इज अबाउट द रेट ऑफ नाइट्रेशन। कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए हैं उन्होंने? एक लिया है बेंजीन, दूसरा लिया पिरिडीन, थर्ड इज थायोफिन एंड फोर्थ वन इज टोलुइन। रेट ऑफ नाइट्रेशन हमें बताना है, इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ नाइट्रेशन को हमें एक क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रेशन का रेट कौन इजीली नाइट्रेट होगा, कौन डिफ़िकल्टी के साथ नाइट्रेट होगा, हमें ये बताना है। चार ऑप्शन जो दिए गए वहाँ पे वो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में फोर्थ, देन फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन सेकंड। दूसरा ऑप्शन है थर्ड, देन फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। सी ऑप्शन है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। डी ऑप्शन है सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ एंड देन थर्ड। इन ऑप्शंस में हमें सेलेक्ट करना है। क्या क्वेश्चन इज अबाउट द डिक्रीजिंग रेट ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इन कंपाउंड्स में नाइट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। नाइट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हुई, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमें सोचना चाहिए,
हम इसके आंसर को देने से पहले किसके बारे में सोचेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि नाइट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। किस पे डिपेंड करती है? तो इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में सबसे ज़्यादा है और किस में कम है, अगर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पता चल सके तो हम उसको फिर बता सकते हैं। देखिए, अगर आप इन सब के स्ट्रक्चर देखेंगे तो बेंजीन का तो आपको पता है। नेक्स्ट इज पिरिडीन। पिरिडीन आप भी पता है, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर हो गया। थायोफिन, ये थायोफिन का स्ट्रक्चर है। एंड एट लास्ट दिस इज टोलुइन। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी रिंग में सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी थायोफिन में। थायोफिन हैज़ मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग एंड pyridine has least electron density, most electron density। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज़्यादा है उसका नाइट्रेशन ईजिली होगा। तो थायोफिन में नाइट्रेशन जो है सबसे पहले हो, सबसे ज़्यादा स्पीड से होगा थायोफिन में। देन टोलुइन, क्योंकि टोलुइन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। टोलुइन के बाद फिर आएगा बेंजीन एंड देन दिस इज पिरिडीन। तो ऑप्शन बी विल बी राइट। ये बी ऑप्शन जो है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पे थायोफिन है इसलिए थर्ड, फोर्थ पे टोलुइन है इसलिए टोलुइन, देन बेंजीन एंड देन पिरिडीन। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन विथ ब्रोमीन इज। क्वेश्चन है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड in the reaction on 1,3-butadiene with bromine। तो ब्रोमीन के साथ 1,3-ब्यूटाडाइन का रिएक्शन हम कई बार पढ़ते हैं, हमें उसमें मेजर प्रोडक्ट को बताना है। वेरी सिंपल। क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? एक ऑप्शन है कि ब्रोमीन यहाँ आके जुड़ता है, देन दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन एटम पे, फिर ये इस प्रकार से। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 Br। तीसरा ऑप्शन दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CBr देन CBr, यानी नेबरिंग आसपास के कार्बन पे Br आया है, देन CH2। लास्ट यानी फोर्थ ऑप्शन इसमें जो दिया गया है वो है Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा और माइनर कौन होगा? तो इसके संदर्भ में हम लोगों को मालूम है कि जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल। इवन 1,2 के कंपैरिजन में तो ज़्यादा स्टेबल होता ही है क्योंकि थर्मोडाइनेमिकली जो स्ट्रक्चर है 1,4 एडिशन का वो ज़्यादा फेवर्ड है। दूसरी बात ये भी है कि इट हैज़ मोर हाइड्रोजन एटम्स अराउंड डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या ज़्यादा है डबल बॉन्ड के आसपास। समझते हैं? सॉल्यूशन के लिए रिएक्शन को पूरा करते हैं। मान लीजिए
ये है 1,3 ब्यूटाडाइन और ये है Br2 के साथ इसका एडिशन रिएक्शन। प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, हम डायरेक्ट उसको अभी यहाँ लिख रहे हैं CH2Br। ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। 1,2 को हमने माइनर प्रोडक्ट माना है तो यहाँ हम 1,2 को भी लिख देते हैं CH2 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन पे Br लगा है, और ये 1,4 एडिशन है क्योंकि पहले और चौथे पे लगा है। अब 1,4 एडिशन प्रोडक्ट को हमने ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कहा है। जो स्टेबिलिटी है वो 1,2 के कंपैरिजन में 1,4 की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें 1,2 भी दिया गया है। एक ऑप्शन ऐसा है बी वाला ऑप्शन जिसमें केवल एक ही Br अटैच हुआ है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ही Br क्यों अटैच होगा। सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है उसको भी ध्यान से देखें, एक प्रकार से 1,2 एडिशन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, 1,4 एडिशन इज़ मोर स्टेबल। यदि ये फैक्ट आपको आता है तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ये किया जा सकता था, ये इसका सॉल्यूशन के अलावा हम अलग से बात कर रहे हैं, कभी और एग्ज़ाम में कोई इससे टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि यदि वो कंडीशन को बदल ले, वो कह दे कि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है, तो अगर लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराई जाएगी तो 1,2 प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी, और 1,2 प्रोडक्ट जो होगा वो आसानी से बनेगा क्योंकि उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है रिक्वायर्ड रहेगी वो कम रहेगी। बट इट इज़ फिजिबल एट लो टेम्परेचर ओनली। तो इस सवाल को उलझाया जा सकता है इसमें रिएक्शन कंडीशन लो टेम्परेचर लिख करके, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर जो रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और 1,4 प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये सवाल सीधा सरल है और इसे और मुश्किल बनाया जा सकता था, वो बात भी मैंने आपसे यहाँ कर ली है। नेक्स्ट वी आर टेकिंग 6th क्वेश्चन। हम छठे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। छठा क्वेश्चन जो है वो है द रिएक्शन ऑफ 6th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ +2 iodobutane, the reaction of +2 iodobutane and सोडियम आयोडाइड। आई के ऊपर हमने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इसे यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के रूप में लिया गया है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ आयोडीन माना गया है और इन दोनों के बीच में रिएक्शन का कहा गया है। रिएक्शन होता है इन एसीटेट was studied by measuring the rate of racemization KF, racemization, sorry, KR, and the rate of incorporation of I star and the rate of incorporation of I star KI। तो हमें ये बताना है कि अगर 2 आयोडोब्यूटेन और NaI जो आई रेडियो एक्टिव है, दोनों के बीच में रिएक्शन एसीटेट माध्यम में हो रहा है, तो इसमें रेट ऑफ रेसिमाइजेशन और रेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ आई स्टार यानी KI दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन KR, व्हाट इज KR, रेट ऑफ रेसिमाइजेशन, एंड व्हाट इज KI, that is the rate of incorporation of I star। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो सिंपल ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन में उन्होंने KI को KR से 2 गुना माना है, दूसरे ऑप्शन में उन्होंने KI को KR का हाफ माना है,
थर्ड ऑप्शन में के आई और के आर को बराबर बताया गया है। फोर्थ ऑप्शन में के आई को 1/3 ऑफ के आर कहा गया है। अब इन दोनों में से राइट ऑप्शन क्या है और क्यों है ये हमें समझना होगा। देखिए, पहले तो इस रिएक्शन को हमें पूरा स्टडी करना होगा, वो भी जो आर और एस रेक्टस और सिविस्टर सिस्टम होता है उसके हिसाब से, क्योंकि रेसेमिक मिक्सचर की बात है। रेसेमिक मिक्सचर मतलब आप समझते होंगे, जब रोटेशन दोनों प्रकार से किया जा सके, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना राइट हैंड साइड, तो उसको हम रेसिमाइजेशन रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पर हम इसको पहले उस फॉर्म में समझते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन सिंपल है, ये I है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, ये CH2 CH3 है। इसकी रिएक्शन कराई गई है, 2-आयोडोब्यूटेन कहा गया था। प्लस से मतलब ये कानेन-गोल्ड प्रेलॉग की जो आपने वो पढ़ी है, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के हिसाब से जो RS सिस्टम आप बनाते हैं, उस हिसाब से यहाँ प्लस माइनस की बात क्वेश्चन में की गई है। प्लस NaI*, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो I का इन्वर्जन भी हो जाता है इस प्रकार से, और इनकॉर्पोरेशन भी हो जाता है। तो इनकॉर्पोरेट हो गया और इन्वर्ट भी हो गया, अगर ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखें। और सोडियम के साथ इसका जो I है वो सोडियम के साथ आ गया। तो ये एक तरीके से स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। देखिए, अगर मैं ये कहूं कि हाफ मोल NaI*, हाफ मोल, ये रिएक्ट करता है स्ट्रक्चर 1 से, तब क्या मिलता है? तब हाफ मोल ऑफ स्ट्रक्चर 2 हमें मिलता है। यानी अगर इस सोडियम आयोडाइड जो स्टार है, अगर उसका आधा मोल स्ट्रक्चर 1 से रिएक्ट करता है, तो हमें स्ट्रक्चर 2 का आधा मोल हमें मिलता है, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका हाफ मोल है और इसका हाफ मोल है, तो दोनों मिल करके एक मोल रेसेमिक मिक्सचर देते हैं। रेसेमिक मिक्सचर ऑफ 1, पहले स्ट्रक्चर का हमें रेसेमिक मिक्सचर हमें मिलता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं प्लस हाफ मोल पहले स्ट्रक्चर का लूं और इसके साथ माइनस हाफ मोल दूसरे स्ट्रक्चर का लूं, तो रेट ऑफ इन्वर्जन, रेट ऑफ रेसिमाइजेशन जो होगा वो इन्वर्जन का डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रेसिमाइजेशन इज ट्वाइस ऑफ इन्वर्जन। इसलिए KR इज ट्वाइस ऑफ KI, यानी KI विल बी 1/2 ऑफ KR, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शंस आप देखें, बी ऑप्शन में दिया गया था कि KI इक्वल्स टू हाफ इंटू KR, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट। सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखते हैं। पहले हमने वो रिएक्शन अरेंज की, रिएक्शन में हमने स्ट्रक्चर 1 और 2 बनाया, फिर हमने ये लॉजिक रखा कि अगर ये आधा मोल सोडियम आयोडाइड अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर 1 से आधा मोल हम लेते हैं और आधा मोल स्ट्रक्चर 2 में यदि हम लेते हैं, तो 1 मोल ऑफ रेसेमिक मिक्सचर ऑफ 1 हमें मिल जाएगा। और इसलिए आधा मोल इसका और आधा मोल इसका, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया कि रेट ऑफ रेसिमाइजेशन कितना होगा, डबल हो जाएगा इन्वर्जन का। इन्वर्जन जो हुआ है इस इन्वर्जन का डबल हो जाएगा, तो KI इक्वल्स टू हाफ ऑफ द KR।
नेक्स्ट ले रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डीएनए को लिया गया है और 7th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि डीएनए जो है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, पी प्रोडक्ट मान लीजिए बनाता है। यही डीएनए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर फॉस्फेट बनाता है और एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे क्यू कह दिया उन्होंने। फिर हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्ट करता है तो आर प्रोडक्ट बनाता है, एस प्रोडक्ट बनाता है और शुगर बनाता है। ये क्वेश्चन में है। अब इस स्कीम में ये पूछा गया है कि पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस जो है इन द स्कीम शोन अबव, ये जो रिएक्शन जो स्कीम बताई गई है इसमें पी क्यू आर एंड एस क्या है, क्या होंगे ये। तो पहला ऑप्शन दिया, पी को बताया प्यूरिन, क्यू को कहा गया पायरिमिडीन, आर को कहा गया न्यूक्लियोसाइड, सॉरी आर को कहा गया न्यूक्लियोटाइड TID, एस को कहा गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। दूसरा ऑप्शन दिया गया, इसमें पी को कहा गया न्यूक्लियोसाइड, क्यू को कहा गया न्यूक्लियोटाइड, आर को बताया गया पायरिमिडीन और एस को कहा गया प्यूरिन। एस को क्या कहा गया, प्यूरिन। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया वो था न्यूक्लियोसाइड, क्यू को कहा गया न्यूक्लियोटाइड, आर एस दोनों को क्या कहा गया, प्यूरिन बेसिस कहा गया। एक और ऑप्शन दिया गया जिसमें पी को न्यूक्लियोटाइड कहा गया, क्यू को न्यूक्लियोसाइड कहा गया, आर को पायरिमिडीन कहा गया और एस को प्यूरिन कहा गया। एस को क्या कहा गया, प्यूरिन बेस कहा गया। अब देखना ये है कि इसमें कौन करेक्ट ऑप्शन है। कैसे बताएंगे करेक्ट ऑप्शन और क्या होगा एग्जैक्टली, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। डीएनए को बेरियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया गया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कर सकता है, पी प्रोडक्ट बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया गया, फॉस्फेट अलग निकल रहा है। फॉस्फेट अलग निकल रहा है डीएनए से, मतलब बचता क्या है। थोड़ा लॉजिक अगर हम करें तो ये सवाल बहुत आसान है, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक जॉब है हाइड्रोलिसिस करना। तो डीएनए का हाइड्रोलिसिस करना, यानी डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलाइज हो गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो मेरे ख्याल से पी होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड। आप जानते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज, शुगर, तीनों हैं इसमें। क्लियर है। तो न्यूक्लियोटाइड यानी पी के लिए हमारा स्पेकुलेशन न्यूक्लियोटाइड का है। अब आते हैं यहाँ क्यू के बारे में बात करते हैं। चूँकि डीएनए पर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हीट करके रिएक्शन कराया गया तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप को अलग से बताया गया। तो डीएनए में आखिर है क्या। डीएनए में नाइट्रोजन के बेसेस हैं, फास्फोरिक एसिड है, पेंटोज शुगर है और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी चर्चा यहाँ है नहीं, कोई लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, इसको अलग कर दिया, कहीं ना कहीं फास्फोरिक एसिड से ये फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गए, तो बचा क्या। तो फास्फोरिक एसिड हटा दीजिए, यानी नाइट्रोजिनस बेसेस बचे और पेंटोज शुगर बचे। तो उसे क्या कहना चाहिए, उसे हमें कहना चाहिए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड यानी फॉस्फेट ग्रुप के बिना अगर नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर कंबाइंड फॉर्म में है तो वो न्यूक्लियोसाइड है। अब क्या बचता है, अब बचता है आर और एस। ठीक है, आर और एस
वो भी कब, जब HCl के साथ इसको हाइड्रोलाइज किया गया, ब्रेक किया गया। तो R और S है प्यूरिन, क्योंकि शुगर आगे लिखा ही है, S है प्यूरिन और R है पायरीमिडीन। तो अब जरा देखते हैं कि ये स्टेटमेंट दिए हुए स्टेटमेंट में कहाँ मैच करता है। आप ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बी में कर रहा है, न्यूक्लियोसाइड पहले ही कह दिया उन्होंने पी को, तो नहीं कर रहा है। यहाँ भी पी को प्यूरिन कह दिया था तो हमने हटा दिया। सी ऑप्शन में पी को न्यूक्लियोसाइड कहा, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पी तो पक्का न्यूक्लियोटाइड है, क्यू न्यूक्लियोसाइड है, आर पायरीमिडीन है और एस प्यूरिन है, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लें, सिंपल लॉजिक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड हीटिंग हाइड्रोलिसिस HCl के साथ, और इससे आपका पूरा क्वेश्चन ये बन रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन दी हुई हैं और उसमें फाइंड करना है कि हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं और फिर क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है C6H5CuOO C2H5। इसको रिएक्ट कैसे कराया गया? हाइड्रोलाइज वाटर के साथ कराया गया, H2O। ठीक है, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में। अब इसमें ये देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा बना है। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं प्रोडक्ट के लिए, देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कि प्रोडक्ट हो सकता है बेंजोइक एसिड हो along with the formation of C2H5OH, ये ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ एक लेबलिंग भी बताई गई है, इसको 18 कहा गया है क्योंकि कहीं कहीं जो इनके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है उसमें इन्होंने ये 18 करके ऐसा ऑक्सीजन दिया हुआ है, प्लस C2H5OH। सी ऑप्शन इज PHCOOH प्लस C2H5OH, ये 18 है। नेक्स्ट PHCOOH, ये 18 है, प्लस C2H5OH, ये भी 18 है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा फिजिबल है प्रोडक्ट। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए हमें इसका रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा समझना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो 18 है वो लेबल्ड है, तो ऑक्सीजन 18 हमें सही प्रोडक्ट तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन 18 जो है इनिशियली ये वाटर के साथ दिया गया है, वाटर के साथ दिया गया है, इथाइल अल्कोहल में ये नहीं जाएगा क्योंकि सामने वाले ग्रुप में जाके ऐड होगा। तो यूँ देखा जाए तो हमें प्रोडक्ट जल्दी समझ में आ जाएगा, ये बी वाला राइट आंसर है। पर क्यों और कैसे है उसके लिए थोड़ा सा हमें ये रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये C6H5 COO C2H5 है, इसके साथ रिएक्शन कराया गया है वाटर का जिसमें ऑक्सीजन 18 लेबल्ड है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये रिएक्शन इस प्रकार से शुरू हो रही है, एसिडिक मीडियम है H+ और ऑक्सीजन 18 H2 के साथ, चूँकि यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इधर की तरफ जाएगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ अटैच होगा। तो इस परिस्थिति में हमें जो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा ये O और H हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव हो रहा था तो उसने पॉजिटिव हाइड्रोजन को ग्रिप में लिया और यहाँ पर ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा OH2, यानी H2O जुड़ जाएगा। ट्राइवेलेंट ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो उस पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इस स्टेप से हमें आगे बढ़ना है, ये स्टेप तो समझ में आ गई होगी। इस स्टेप में
सिंपल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम विल गो टू दिस, यहाँ पर जाएगा और ये इससे निगेटिव होगा और इससे ये पॉजिटिव ग्रिप में ले लेगा और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ माइनस और प्लस H प्लस, यानी जुड़ना और निकलना। कैसे? CO बॉन्ड H, ये जो C बॉन्ड OH था उसको मैंने पूरा लिख लिया है और यहाँ से एक H प्लस गायब हो रहा है तो यहाँ हमने OH कर दिया। जो H प्लस यहाँ से निकला वो सिस्टम में ही है, इसीलिए हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों लिखा है, वो इससे जुड़ गया और ये C2H5 हो गया। पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है। अब ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा और जब ऐसा होगा तो ये प्रोटॉन क्या होगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस H प्लस यहाँ लिखेंगे और ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट होगा लेकिन ये H प्लस जो है सिस्टम से बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो प्रोडक्ट हो गया C6H5 CO OH18 प्लस C2H5 OH, यानी ये C2H5 PH और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया था? इससे, ये 18 नंबर वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 18 नंबर वाला है तो ये प्रोडक्ट में है तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया और C2H5 OH जो है वो यहाँ आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। एक रिएक्शन दी गई है और उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को पूछा गया है कि क्या प्रोडक्ट एग्जैक्टली बनेगा। देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन हम लिख रहे हैं उस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन दिया गया था फिनॉल और साथ में एक ये ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन सिंगल कंपाउंड का है, वो कंपाउंड है OH। थर्ड ऑप्शन इस कंपाउंड के लिए दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन में फिर से दो प्रोडक्ट दिए गए हैं। मैं ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, टी। फोर्थ ऑप्शन OH 1 2 3 प्लस ये ऑप्शंस दिए गए थे। हमें देखना है इसमें सही ऑप्शन क्या है और वो कैसे फाइंड करेंगे आप। एक्चुअल में क्लेजन रीअरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल है। दिस क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
कैसा क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है? जिसमें 3,3' सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है और फिनॉल जो होता है वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। फिनॉल शोज टॉटोमेरिज्म। तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन सी है, ये जो ऑप्शन है ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो पहले तो हमें इस रिएक्शन को देखते ही ये समझ में आना चाहिए कि एक क्लेजन रीअरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में 3,3' सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पाया जाता है। समझते हैं कि 3,3' सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम अगर इस तरीके से लें कि ये बॉन्ड ऊपर न लगा करके हम ऐसे नीचे लगाएं, तो अगर हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से तो ये 1, 2 और ये तीसरा हो जाएगा नीचे की साइड। लिख के देख लेते हैं। ये रिएक्टेंट है जिसे आपको लिखते समय थोड़ा रीअरेंज करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन था, ये पहला कार्बन, अब ये ऊपर की तरफ बनाया गया था, यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ बना रहे हैं। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो ये हो जाएगा थर्ड कार्बन। यहाँ आपने डबल बॉन्ड भी उसमें देखा है। अभी इसकी शिफ्टिंग होगी, ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा और इधर हम आएंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी ये फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ की तरफ आया और फिर यहाँ शिफ्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक पैटर्न पे एक रिएक्शन हो रही है, जिस रिएक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन हो रहा है और उसके चलते ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ऐड कर रहा है, जुड़ रहा है डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इस तरीके से यहाँ पर डिलोकेलाइज कर रहा है। चूँकि अनस्टेबल है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। अब ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर देगा। कैसे देगा? उसमें हमने क्या कहा, जब ये रीअरेंजमेंट होगा तो फिनॉल टॉटोमेरिज्म रिएक्शन देखने को मिलेगी। कीटोइनॉल इन्वर्जन को हम टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये कीटोनिक फॉर्म को हम पहले बना लेते हैं। ये है इसका कीटोनिक फॉर्म। यहाँ से ये अब इसका टॉटोमेरिज्म होगा, यानी ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। तो नाउ दिस इज OH ग्रुप। ये इस प्रकार से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ज़रूरत पड़ी क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की, प्रोवाइडेड जो फिनॉल का कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है उससे हमें फाइनल प्रोडक्ट C जो है यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है, मैच द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट विद द एमिनो एसिड। हमें कुछ अमीनो एसिड दिए गए हैं और उनके आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से उन्हें मैच करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर इज 10th। सवाल है मैच द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मैच द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट विद द एमिनो एसिड, विद द एमिनो एसिड। हमें एमिनो एसिड दिए गए हैं सवाल में, X के नाम से दिया है, Y के नाम से दिया है, Z के नाम से दिया है। इसे उन्होंने कहा है CH2 COOH, फिर इसे कहा COOH, एक NH2 ग्रुप, फिर से COOH, यानी NH2 ग्रुप की संख्या हम काउंट करते जा रहे हैं। CH2 4CH NH2 COOH। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो इसके सामने हमें दिए गए, जिसे मैच करने के लिए कहा गया है, फर्स्ट लिखा है 9.5,
सेकंड लिखा है 6.0, थर्ड लिखा है 3.1, यानी 3 अमीनो एसिड हैं, 3 आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हैं, हमें उसे मैच करना है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसके लिए उन्होंने ABCD करके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें X को उन्होंने दूसरे से जोड़ा है, Y को उन्होंने तीसरे से जोड़ा है, Z को उन्होंने पहले से जोड़ा है। दूसरा ऑप्शन है X को तीसरे से जोड़ा गया, Y को पहला ऑप्शन के साथ जोड़ा, Z को सेकंड ऑप्शन के साथ जोड़ा। C है जिसमें X को पहले ऑप्शन के साथ, Y को दूसरे ऑप्शन के साथ और Z को तीसरे ऑप्शन के साथ जोड़ा। D में उन्होंने X को दूसरे ऑप्शन के साथ, Y को पहले ऑप्शन के साथ और Z को तीसरे ऑप्शन के साथ जोड़ा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, दिस इज द pH point at which there is no migration in the amino acid if it is placed between a cell। जैसे जैसे बेसिक ग्रुप की संख्या बढ़ेगी, मैंने कहा था शुरू से NH2 ग्रुप पे नज़र रखना है, तो मतलब ये बेसिक ग्रुप कौन है, NH2 है, एसिडिक ग्रुप क्या है, COOH है। तो एज यू फाइंड द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स दैट इज NH2 ग्रुप इज ऑन इंक्रीज, देन isoelectric value also increases. As the number of acidic group that is COOH units increases, the isoelectric point decreases। तो इस आधार पे देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ 9.5 है, ठीक है। यहाँ पर NH2 ग्रुप 1 है, इसमें देखा जाए NH2 ग्रुप 1 है, इसमें देखा जाए 2 है, तो इसका मतलब होता है कि Z इज़ कनेक्टेड विद द फर्स्ट ऑप्शन। तो Z इज़ कनेक्टेड विद द फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं Z को फर्स्ट के साथ कहाँ जोड़ा गया, पहले ही ऑप्शन में Z को फर्स्ट के साथ जोड़ा गया है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, सबसे छोटा सबसे कम मान, ठीक है। अब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों के साथ चलते हैं। यहाँ NH2 ग्रुप 1 है लेकिन COOH ग्रुप 2 है, और फंडामेंटल में क्या कहा गया, अगर NH2 यूनिट्स बढ़ते हैं तो आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू बढ़ेगी। ये भी कहा गया कि अगर COOH यूनिट्स बढ़ती हैं तो भी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट घटेगा। तो COOH कहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है COOH, यानी ये ऑप्शन जो Y है वो जाना चाहिए लोएस्ट के साथ 3.1, क्योंकि यहाँ तो 1 है, तो ये वैल्यू यहीं पे फिट बैठती है 3.1 वाली Y के साथ। तो क्या Y को थर्ड दिया है, हाँ दिया है, तो इसका मतलब ये है A ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। A ऑप्शन को हम सही ऑप्शन यहाँ मान सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है 11th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, द कंपाउंड्स हैविंग द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। 11th है कंपाउंड्स हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन पूछा गया है किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट ऑप्शन इज लिथियम क्लोराइड, सेकंड इज लिथियम फ्लोराइड, थर्ड इज लिथियम आयोडाइड, बहुत सरल क्वेश्चन है, डी इज लिथियम ब्रोमाइड। यानी सीधा सीधा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच में क्वेश्चन है, लिथियम तो कांस्टेंट एक जैसा है, तो लिथियम फ्लोराइड जो होगा, चूँकि उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो आयनिक नेचर भी लिथियम फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा होगा और इसलिए वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का हो जाएगा। तो लिथियम फ्लोराइड फिर से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए लिथियम तो कॉमन फैक्टर है, सभी में एक जैसा है, इसका मतलब हैलोजन फैमिली की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा, तो साइज़ डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, यानी कैटायन की साइज़ छोटी होगी, एनायन की साइज़ बढ़ती जाएगी, यानी क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होगा, थोड़ी सी कोवेलेंसी बढ़ेगी। तो ये लिथियम फ्लोराइड में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोराइड इस सारे जो ग्रुप बने हैं उसमें सबसे छोटा एटम है, तो इसीलिए उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें आयनिक नेचर सबसे अधिक है, और चूँकि आयनिक नेचर सबसे ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू सबसे हाई है, इसलिए लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट कंसेप्ट पे है। नेक्स्ट लेते हैं, शेप ऑफ SF4 इज, बहुत सरल सवाल है। SF4 का शेप आसानी से बताया जा सकता है क्योंकि सल्फ़र का इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देख लें
तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका sp3d हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, द शेप ऑफ SF4 इज, ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से देखना होगा, एक टेट्राहेड्रल है, हो ही नहीं सकता है। दूसरा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तीसरा है स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। एंड लास्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल। इसमें से TBP ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट है। हम इसके स्ट्रक्चर को बना के देख लेते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इसका यहाँ रहता है और 4 सल्फर के एटम्स इस तरीके 4 फ्लोरीन के एटम सल्फर से इस तरीके से बाइंड करते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री इंडिकेट कर रही है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरफ है। ये दोनों तरफ बाइपिरामिडल है, ये ट्राइगोनल है, इसलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री SF4 की सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम फॉर, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन लिया है, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम फॉर, किसके लिए होगा? ऑप्शन दिया है, क्या मैग्नीशियम के लिए सबसे ज़्यादा होगा या फिर सोडियम के लिए होगा? सी ऑप्शन पे बेरियम दे रखा है, डी ऑप्शन पे पोटेशियम दे रखा है। सवाल ये है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? सिंपल फिलॉसफी ये कहती है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन हमेशा छोटे आयन का, यानी किसी छोटे कैटायन का सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन हो सकता है। इसमें हमें चार्ज अपॉन रेडियस वैल्यू को भी लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में हम डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कि चार्ज और रेडियस दोनों का रेशियो जो है वो किस में ज़्यादा है और किस में कम है। सोडियम पे 1 चार्ज है, ठीक है, इसके जस्ट बाद मैग्नीशियम पे 2 चार्ज है। बेरियम, स्ट्रांशियम, कैल्शियम अगर हम लेते हैं इस पे भी 2 चार्ज है। पोटेशियम पे 1 चार्ज है, पर साइज बड़ा है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस, चार्ज अपॉन रेडियस। तो चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और रेडियस कम होना चाहिए। अगर चार्ज ज़्यादा है और रेडियस कम है तो कहाँ होगा भाई? पीरियोडिक टेबल अपन देख लें, कौन कहाँ पोजीशन है आपको पता है कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ गए? मैग्नीशियम आ गया और कौन आ गया? बेरियम आ गया। मैग्नीशियम और बेरियम 2 इसमें कवर हो गए। इधर ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम, जो भी है। तो ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। दिस इज़ 11, दिस इज़ 12, दिस इज़ 19, दिस इज़ 20, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ग्रुप में नीचे की तरफ आते साइज़ बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं साइज़ घटता है। तो इन सारे ऑप्शंस को अगर अप्लाई कर लिया जाए तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है और रेडियस कम है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन रेडियस वैल्यू, एंड दस मैग्नीशियम 2+ इज हैविंग द हाईएस्ट चार्ज एंड स्मॉलेस्ट रेडियस, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। क्या प्रश्न है? प्रश्न देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। डिक्रीजिंग लिख लेते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है।
इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, पहले उसको शॉर्ट आउट करें। तो ऑप्शन जो दिया गया है उसमें जेनॉन है, बेरिलियम है, आर्सेनिक है, एल्युमिनियम है। सारे ऑप्शन इन्होंने जेनॉन के साथ शुरू किए, तो सारे ऑप्शन प्रथम दृष्टया यानी जेनॉन के बेस पे जस्टिफाइड नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि प्रश्न बहुत सरल है और बहुत आसानी से इसका उत्तर दिया जा सकता है। डी, देन जेनॉन, बेरिलियम, एल्युमिनियम, आर्सेनिक। ABCD चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम समझते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जेनॉन के बारे में तो बात करना कोई मायना नहीं रखता है, क्योंकि ये 4d10 5s2 5p6 है, तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो जेनॉन तो इनर्ट है। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि जेनॉन पहला हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी अगर होगी तो जेनॉन की ही होगी। अब हमें देखना किस में है, हमें ऑप्शन चूज़ करना है आर्सेनिक में, बेरिलियम में, एल्युमिनियम में, कि आर्सेनिक, बेरिलियम और एल्युमिनियम में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो बोरॉन, एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो लगता है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बेरिलियम तो छोटे साइज का है, बेरिलियम से भी छोटा साइज बोरॉन का है। सॉरी, बेरिलियम का छोटा साइज है लेकिन बेरिलियम से बड़ा साइज एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी हो गई कम। फिर आ गया बेरिलियम, अब कौन बचता है, आर्सेनिक। ठीक है, तो आर्सेनिक और बेरिलियम में हमें कंपेयर करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, तो आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 3d10 3d सीरीज़ में आता है, सॉरी पी ब्लॉक में आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s2 4p3। तो कॉन्फ़िगरेशन से बात बनेगी। जेनॉन का तो हमने देख लिया इनर्ट है। आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन 4p3 लिख लेते हैं। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 लिख लेते हैं, मतलब हीलियम के बाद, यानी मैं केवल वैलेंस लिख रहा हूँ। एल्युमिनियम के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन 3p1 की लिख लेते हैं। तो ये तो बहुत सरल है ना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3p1 से लिया जा सकता है, 2s2 से लेना मुश्किल है। अच्छा, अब हमने 4p3 को यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। हालांकि ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने आर्सेनिक को पहले लिया, बेरिलियम को बाद में लिया, एल्युमिनियम को बाद में लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, फिर आर्सेनिक से निकालने में इसलिए लगेगी क्योंकि ये p हाफ फिल्ड है, फिर बेरिलियम से निकालने में लगेगी, और फिर एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी। हालांकि ये दोनों वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज होती हैं, तो यहाँ पर ये जस्टिफिकेशन इसका कि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत देता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में यहाँ कन्फ्यूजिंग जो है वो आर्सेनिक और बेरिलियम है, उसको अच्छे से आप समझ लें। ये ऑप्शन जो दिया गया है वो है सी ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आर्सेनिक और बेरिलियम में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़न के लिए आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पार्ट अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट लेते हैं, 15th नंबर का क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज टू लोकेट ब्रेन ट्यूमर इज। क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू लोकेट ब्रेन ट्यूमर्स इज। पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा दिया है नाइट्रोजन 15, तीसरा दिया है आयोडीन 131, नेक्स्ट है कार्बन 13। इनमें से कौन? ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आयोडीन का जो है यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम इस सीरीज़ में केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, हर क्वेश्चन मुझे लिख के बताना पड़ रहा है,
नेक्स्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चंस को पहले से लिख के लाएंगे ताकि समय कम लगे और एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा समय दिया जा सके. तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज़ लेक्चर. दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द IIT JAM एग्जामिनेशन. IIT JAM एक माध्यम है जिससे कोई भी स्टूडेंट BSc के बाद मास्टर प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए IITs में जा सकता है और बहुत आसानी से ये परीक्षा वो क्रैक कर सकता है. ये परीक्षा IIT द्वारा ली जाती है, मास्टर्स के एडमिशन्स के लिए ली जाती है. पूरे देश में लगभग 3000 सीट्स होती हैं. तो यदि इस पे फोकस हो करके BSc के हर साल में पढ़ाई के साथ कोशिश करके तैयारी की जाए तो डायरेक्ट एडवांटेज लिया जा सकता है. थैंक यू वेरी मच.